वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी जो बोर्ड की एग्जाम है उसको निरंतर चालू रख रहे होंगे, उसकी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आपकी जो तैयारी है बोर्ड की एग्जाम, उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर जो है उसमें चैप्टर नंबर 4 वीड। उस वीड के जो यानी जो खरपतवार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस तरह के आएंगे, वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे, ठीक है, अति लघुरात्मक लघुरात्मक किस तरह के आएंगे और किस उन क्वेश्चनों का अपन किस तरह से अपन हल कर सकते हैं। तो चलो करते हैं अपन क्लास को स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4। ये अपने जो एग्जाम है, ये एग्जाम जो अपना सेशन है, ये एग्जाम डोज की तरह है, यानी बोर्ड की परीक्षा में रूबरू छपने वाले सवाल। सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं कि जो अध्याय नंबर 4 है अपना, यानी खरपतवार वाला, उस खरपतवार वाले चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आने वाले। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो 2 आएंगे इसमें से और आधे आधे नंबर के आएंगे। अति लघुरात्मक भी कितने आएंगे, 2 आएंगे और 1-1 नंबर के, ऐसे करके 2 नंबर और 1 3, यानी 3 ही टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी आएगी, 4 है और अंक बाहर कितना रहेगा, 3 नंबर का चैप्टर है। और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 4 आने वाले। देखो, कौन सा खरपतवार नाशी बुआई से पहले देते हैं, तो बुआई से पहले देते हैं उसको बोला जाता है, वो खरपतवार कौन सा है, फ्लूक्लोरोलेन। कौन सा है, फ्लूक्लोरोलेन। एट्राजिन खरपतवार नाशी है, एट्राजिन जो खरपतवार नाशी है वो कौन सा है, वो अपना है मृदा जीवाणु नाशक। मृदा जीवाणु नाशक एक होता है मृदा धूमक, ठीक है। मृदा जीवाणु यानी मृदा में ये क्या करेगा, खरपतवारों को नष्ट करने के साथ साथ मृदा में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भी ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगला, खरपतवार का विस्तार, यानी खरपतवार एक जगह से दूसरे स्थान पर कैसे चला जाता है, तो ये वायु के द्वारा, जल के द्वारा, पशुओं के द्वारा, मनुष्य द्वारा या कृषि यंत्रों के द्वारा जाता है, ठीक है। अगला, खरपतवार की रोकथाम की विधियां कौन कौन सी होती हैं, यांत्रिक विधि, कृषि विधि, जैविक, रासायनिक विधि, ठीक है। ये आपको छोटे क्वेश्चनों में देखने को मिलते हैं। रिजके का परजीवी खरपतवार जो होता है वो कौन है, अमरबेल। यहां पर परजीवी का मतलब क्या होता है, समझते हो क्या, परजीवी यानी जो रिजका होता है, रिजका, उसके तने से ये क्या करता है, अमरबेल तने से, ठीक है, तने से क्या करता है, पोषण या भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान में। वे रासायनिक पदार्थ जो खरपतवारों को नष्ट या बढ़वार को रोकते हैं हमेशा क्या कहलाते हैं, शाकनाशी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में कि शाकनाशी की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि अपन देखें तो यहाँ पे अति लघुरात्मक प्रश्न भी इससे आने वाले हैं। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड जो एसिड होता है ये कैसा है, वर्णात्मक शाकनाशी। अब शाकनाशी को वर्गीकरण देखें ना तो अलग अलग प्रकार का होता है, वर्णात्मक, अवर्णात्मक, पत्तरीय या मृदा सक्रिय, मृदा धूमक या मृदा जीवाणुनाशक, स्थानांतरण और संपर्क, इस प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है, ठीक है, शाकनाशियों का वर्गीकरण। तो उस वर्गीकरण में वर्णात्मक शाकनाशी वो कौन सा आएगा, 2,4-D। वर्णात्मक क्या होता है, यानी ऐसे शाकनाशी रसायन, ऐसे शाकनाशी रसायन जो विशेष प्रकार के पौधों को व खरपतवारों को नष्ट करते हैं, खरपतवारों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्णात्मक शाकनाशी। और जो सभी प्रकार के, ये लाइन चेंज हो जाएगी, सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करते हैं वो क्या कहलाएंगे, अवर्णात्मक, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अगली स्लाइड में अपन देखें तो अगली स्लाइड में आता है अवर्णात्मक शाकनाशी। अभी मैंने बताया था इनकी परिभाषा क्या होती है, अवर्णात्मक, वर्णात्मक की, यानी ये ऐसे शाकनाशी रसायन आते हैं जो सभी प्रकार के पौधों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये किसी को नहीं देखते, जो भी आता है सभी को मारने का काम या उसकी बढ़वार का रोकने का काम। ऐसा कौन कौन से आते हैं, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट और वीड ऑयल, ठीक है। अपन ज्यादातर जो काम में लेते हैं धूप को नष्ट करने के लिए ग्लाइफोसेट लेते हैं, ठीक है।
अगला आता है मृदा सक्रिय शाकनाशी, यानी मृदा के अंदर डालने वाले। एक तो होता पत्र सक्रिय, एक होता मृदा सक्रिय। अब देखो मृदा सक्रिय क्या होता है, देखो मैं ढंग से समझा रहा हूं आपको। यहां पे मैंने बोला मृदा सक्रिय, ठीक है। मृदा सक्रिय बोलेंगे किसको, कि वे शाकनाशी रसायन जिनका प्रयोग अपन कब कहां करते हैं, मृदा में। मृदा में क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, मृदा सक्रिय कहलाएंगे। अब मृदा सक्रिय कौन कौन सा आता है, एट्राजीन आता है, एलाक्लोर आता है, पेंडी मिथालिन आता है, और एक और आता है फ्लूक्लोरोलिन, ठीक है। तो इनका प्रयोग अपन मृदा में करते हैं खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। अगला आता है संपर्क शाकनाशी। अब देखो संपर्क शाकनाशी एक होता है स्थानांतरण शाकनाशी। जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे के जिस भाग पर शाकनाशी का प्रयोग करेंगे वही भाग नष्ट हो रहा हो तो वो हमेशा क्या कहलाता है, संपर्क शाकनाशी कहलाता है। और स्थानांतरित क्या होता है, यानी किसी भी भाग पर अपन उस रसायन का प्रयोग कर दो, ये धीरे धीरे फैलकर पूरे पौधे में हो जाता है, वो क्या कहलाता है, स्थानांतरित कहलाता है। तो संपर्क शाकनाशी कौन सा आता है, पैराक्वाट, डाइक्वाट और फिप्रोनिल आता है, ठीक है। आगे पत्र सक्रिय। पत्र सक्रिय देखो मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय। अभी मैंने क्या बोला कि मृदा में जिनका प्रयोग किया जाता है वो मृदा सक्रिय कहलाएंगे। और पत्र सक्रिय देखो क्या होता है, पत्र सक्रिय सिंपल सा है। पत्र सक्रिय में क्या होगा, यानी पौधों की पत्तियों पर पर्णीय छिड़काव, पौधों की पत्तियों पर पर्णीय छिड़काव किया जाता हो वो हमेशा क्या कहलाता है, पत्र सक्रिय। जैसे 2,4-D। और वैसे कैसा है, वर्णात्मक आइसोप्रूटोरॉन, पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट, ये सारे के सारे कैसे आएंगे, पत्र सक्रिय आएंगे, ठीक है। आगे देखें स्थानांतरण शाकनाशी। स्थानांतरण मैंने ये बोला कि पौधे के किसी भी भाग पर अपन शाकनाशी रसायन का प्रयोग किया और वो धीरे धीरे पूरे पौधे पर फैलकर सारे पौधे को समाप्त कर जाता है, वो कौन से, जैसे 2,4-D आता है, ग्लाइफोसेट। ज्यादातर कौन सा काम लेते हैं, ग्लाइफोसेट बहुत काम लेते हैं। 2,4-D तो चौड़ी पत्ती वाले को नष्ट करता है। दलहनी व तिलहनी फसलों में अपन फ्लूक्लोरोलिन की मात्रा जो डालते हैं, यानी दलहनी और जो तिलहनी फसल होती है उनमें खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, फसल के साथ में जो अवांछित जो पौधा उग जाता है उसको नष्ट करने के लिए अपन कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं, फ्लूक्लोरोलिन, जो हमेशा ध्यान रखना बीज बुआई से पहले डाला जाता है। सोयाबीन में कौन से शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, तो सोयाबीन में अपन करते हैं मेट्रीब्यूजिन। किसका करते हैं, मेट्रीब्यूजिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला कौन सा जैव अभिकर्ता लेंटाना कैमरा, किसका, लेंटाना कैमरा के नियंत्रण हेतु काम में लिया जाता है। ध्यान रखना अच्छे से, किसके बारे में पूछा है यहाँ पे, लेंटाना कैमरा। तो इसका कौन सा आएगा, क्रोसिडोसिमा लेंटाना। कौन आएगा, क्रोसिडोसिमा लेंटाना, जैव अभिकर्ता, यानी ये प्रकार का जीव है जो क्या करता हो, खरपतवारों को नष्ट करता हो। रासायनों के प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, तो कब हुई, 1945 से। ये भी ध्यान में रखना इंपोर्टेंट है कि 1945 से ही रासायनों का प्रयोग चालू हो गया था, शाकनाशी रसायनों का। शाकनाशी रसायन क्या कहलाएंगे, ऐसे रसायन जो पौधों की वृद्धि को रोकते हो या उन्हें क्या करते हो, नष्ट करते हो, क्या कहलाते हैं, शाकनाशी रसायन कहलाते हैं। आगे अपन बात करें तो अगला जो आता है कि कीटों को नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार का उपयोग किया जाता है, कौन से या खरपतवार को काम में लिया जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जो अपने लिए भी उपयोगी, जैसे अपन चारे के लिए करते हो, औषधियों के निर्माण में करते हो, या किसी उत्पाद के बनाने में करते हो, इसी तरह कीट नियंत्रण में करते हो, साग या सब्जियां बनाने में करते हो। तो कीट नियंत्रण के लिए किसका, हुलहुल के खरपतवार का उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है इसमें, हुलहुल के खरपतवार में एक विशेष प्रकार की क्या आती है, गंध निकलती है, विशेष प्रकार की तीक्ष्ण क्या निकलती है, गंध निकलती है। और उस तीक्ष्ण गंध के कारण पौधे पर जो कीट आते हैं वो कीट नहीं आ पाते, यानी खेत से दूर ही रह जाएंगे वो कीट। तो कीटों के नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार का उपयोग किया जाता है, या कौन सा खरपतवार होता है, हुलहुल का खरपतवार। अगला आता है खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है, तो ध्यान रखना वो आता है अपने ज़ेंथ्रोटूल। कौन आते हैं, ज़ेंथ्रोटूल आते हैं, ठीक है। ज़ेंथ्रोटूल ने दो शब्द दिए थे, एक तो जैसे खरपतवार का शब्द दिया था सबसे पहले, और एक दिया था आपको भूपृष्ठन शब्द, ठीक है। तो आपसे पूछो टीलेज सबसे पहले किसने दिया था, तो वो भी कौन आएगा, ज़ेंथ्रोटूल, शायद 1731 में दिया था वो शब्द। अगला खेत में उगे अवांछित पौधों को कहते हैं क्या, खरपतवार। ये भी ध्यान रखना, जो फसल की वृद्धि और विकास को रोक देते हैं और किसानों की उपज को कम करके उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। अगला वीड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या इंडियन वीड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपना कहां है, जबलपुर एमपी में है। अगला भाई गाजर घास के बारे में पूछा
कि किस खरपतवार के संपर्क में आने से मनुष्य को एलर्जी, चर्म रोग, दमा यानी दम घुट जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो ऐसी बीमारियां कौन से खरपतवार के कारण होती है? गाजर घास। और एक और ध्यान रखना भाई साहब कि जो अपना गाजर घास जो होता है ये द्विवर्षीय खरपतवारों की श्रेणी में आता है। अगला, गाजर घास का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पार्थेनियम हिस्टोफोरस। क्या होता है? पार्थेनियम हिस्टोफोरस होता है इसका। किस खरपतवार का प्रयोग प्रजनन वानस्पतिक विधि द्वारा किया जाता है? यानी कौन सा खरपतवार होता है जो अपना प्रजनन जो है वानस्पतिक विधि द्वारा करता है? तो वो कौन होता है? मोथा। कौन होता है? मोथा। आगे अपन देखें अगली स्लाइड में कि खरपतवारों के द्वारा हानि कितनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट अपने लिए कि खरपतवार के द्वारा हानि कितनी होती है। तो 30 से 35% हानि होती है। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान रखना कि खरपतवारों के द्वारा कितनी प्रतिशत हानि होती है? तो लगभग 30 से 35% हानि होती है। सरसों के तेल में किस खरपतवार के बीजों की मिलावट होने से ड्रॉपसी रोग हो जाता है? ठीक है, यानी सरसों के तेल में अगर सत्यानाशी का अपन बीज मिला देते हैं और उस तेल का खाने में उपयोग करते तो ड्रॉप्स यानी अंधापन हो जाता है। ठीक है, तो किसके बीज? सत्यानाशी। कौन सा जैव अभिकर्ता गाजर घास नियंत्रण हेतु काम में लिया जाता है? तो गाजर घास के लिए जाइकोग्रामा बाइकोलोरेटा, जाइकोग्रामा बाइकोलोरेटा, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला अपन देखें तो एक वर्षीय खरपतवार कौन सा? तो एक वर्षीय है जंगली चौलाई, लहसुआ और बथुआ। ध्यान रखना एक वर्षीय कौन कौन सा है? जंगली चौलाई, लहसुआ और बथुआ। गेहूं के खेत में चना, सरसों, मटर आदि के पौधे उगना आपको पता है कैसा होगा? सापेक्ष खरपतवार। कैसा होगा? सापेक्ष। निरपेक्ष क्या होता? गेहूं के खेत में उगने वाले अवांछित पौधे जो फसल की उपज को कम कर देते हैं। यानी खरपतवार की जो परिभाषा होती है वही क्या होती है? निरपेक्ष खरपतवार की होती है। सापेक्ष की पूछे तो सापेक्ष में हम बता सकते हैं कि फसल के साथ में उगने वाले अन्य फसल का पौधा, जैसे मान लो गेहूं के साथ में जो उग गया तो जो है वो कैसा कहलाएगा? सापेक्ष खरपतवार कहलाएगा। आगे, गेहूं के खेत में गेहूं सा उगना यानी वो क्या कहलाएगा? नकलची खरपतवार। यानी सेम उसी आकार का दूसरा पौधा उगना जो उसकी उपज को कम कर देता हो वो क्या कहलाता है? नकलची खरपतवार कहलाता है। जैसे धान के खेत में अपन बोल सकते हैं जंगली धान उगना, वो भी कैसा है? नकलची खरपतवार का उदाहरण है। आगे देखें तो गेहूं की जो सोनालिका जो किस्म है, गेहूं की कौन सी? जो सोनालिका जो किस्म है उसमें लोकवन किस्म का पौधा उगना। इसका उगना? लोकवन किस्म का पौधा उगना, तो वो अपना क्या कहलाता है? अवांछित खरपतवार कहलाता है। क्या कहलाता है? अवांछित खरपतवार। ये भी ध्यान रखना, अवांछित। जैसे उदाहरण के आप ऐसे नहीं समझो, आप ये समझो आप बाजरा गेहूं की मान लो, गेहूं की कोई वेरायटी लेके आए थे, वो वेरायटी मुख्य थी 1482। कौन सी थी? 1482। और उस वेरायटी में एक दो बीज क्या हुआ? अर्जुन का आ गया। कौन सी वेरायटी का आ गया? अर्जुन वेरायटी का आ गया। तो मुख्य फसल तो अपनी मुख्य किस्म तो कौन सी थी? 1482। और उसमें अर्जुन किस्म का पौधा उगना वही अपना क्या कहलाता है? अवांछित खरपतवार कहलाता है। अगला, गेहूं की फसल में कौन से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करेगा। उसके अलावा आइसोप्यूटोरोन, सल्फ्यूसल्फ्यूरोन, मेटासल्फ्यूरोन, ठीक है, आइसोप्यूटोरोन है, मेटासल्फ्यूरोन है, सल्फ्यूसल्फ्यूरोन है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? गेहूं की फसल में खरपतवारनाशी रसायन होते हैं। आगे अपन देखते हैं, देखो इसमें प्रकंद और कंद वाला खरपतवार कौन सा है? ठीक है, वो कौन सा आएगा? अपना मोथा आएगा। मक्का, गन्ना में एट्राजिन शाकनाशी का प्रयोग किस किस समय किया जाता है? तो वो किया जाता है अंकुरण से पूर्व। और ध्यान रखना अंकुरण से पूर्व जिसका भी अपन रसायन का प्रयोग करते हैं उसका नाम है फ्लूक्लोरोलिन। क्या आएगा? फ्लूक्लोरोलिन। ठीक है, यह संभावित प्रश्न कौन कौन से आते हैं इस चैप्टर से? तो मृदा जीवाणुनाशक और मृदा धूमक शाकनाशी में अंतर। देखिए, मृदा जीवाणुनाशक किसको बोलेंगे? मृदा धूमक किसको बोलेंगे? ऐसे शाकनाशी रसायन जिनका प्रयोग अपन मृदा में करते हैं और उनका प्रभाव मृदा में 2-3 साल तक बना रहता है। उनका प्रभाव मृदा में 2-3 साल तक बना रहता है। ये खरपतवारों के साथ में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। क्या कहलाते हैं? मृदा जीवाणुनाशक कहलाते हैं। अगला आता है मृदा धूमक किसको बोलते हैं?
यानी ऐसे शाकनाशी रासायन जिनका प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अपन वाष्प या गैस के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृदा धूमक शाकनाशी रासायन। अगला आता है बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। भाई साहब दो होंगे, एक तो होता है एक बीजपत्री, एक तो कैसा होगा? एक बीजपत्री, और दूसरा कैसा होता है? द्विबीजपत्री। दूसरा कैसा होगा? द्विबीजपत्री। अब दोनों में क्या अंतर है? एक बीजपत्री यानी ऐसे खरपतवार जिनके बीज समान दो भागों में विभक्त नहीं होते हैं, एक बीजपत्री। ऐसे खरपतवार जिनके बीज दो समान भागों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? द्विबीजपत्री कहलाएंगे। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो मैं आपको दूसरा तरीका समझा सकता हूं। दूसरा तरीका यही है, जिनकी पत्तियां सक्रिय होती हैं वो हमेशा एक बीजपत्री होंगी। वो हमेशा कैसे होंगे? एक बीजपत्री। जैसे उदाहरण के तौर पे पूछे तो गेहूं के आकार की उसकी पत्तियां होगी, गेहूं की पत्तियां ऐसी होती है, तो ये क्या हो गया? एक बीजपत्री। और दूसरा उदाहरण पूछे तो अपन बोल सकते हैं जंगली प्याजी, जंगली जो प्याजी, अपनी जंगली प्याजी वो आ गई, ठीक है, मोथा, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एक बीजपत्री। दूसरा अपन बात करें द्विबीजपत्री की, कि भाई द्विबीजपत्री किस तरह का होता है, तो वो देखिए, द्विबीजपत्री जो होगा उसकी पत्तियां हमेशा चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी, इस तरह से, ठीक है। और जैसे उदाहरण के तौर पे अपन बात करें तो इस तरह की पत्ती, जंगली चौलाई मान लो, बथवा मान लो, ये सब की क्या होगी? द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में आप आराम से अपन क्या कर सकते हैं? इनमें वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शाकनाशी रासायन प्रयोग करने के समय के आधार पर शाकनाशी वर्गों का वर्गीकरण लिखिए। अब ये वाला समझने वाला है कि शाकनाशी प्रकार के आधार पर अगर बात करें तो वो किस तरह से होता है, यानी शाकनाशी रासायन प्रयोग करने के समय के आधार पर शाकनाशी कितनी प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको ये अच्छे से समझा सकता हूँ। देखो कितने, तीन होते हैं। किस किस तरह से तीन होते हैं वो ढंग से देखना आप लोग। हाँ, इसमें अपन बात करें तो देखो, सबसे पहला नंबर एक आता है, उदाहरण के तौर पे अपन बोले अंकुरन से पूर्व। अंकुरन से पूर्व यानी वे शाकनाशी रासायन जिनका प्रयोग अपन क्या करते हैं? बीज बुआई से पूर्व करते हैं। सॉरी, नंबर एक पर जो आता है वो आता है बीज बुआई से पूर्व। सबसे पहले कौन सा आएगा? बीज बुआई से पूर्व। यानी वे शाकनाशी रासायन जिनका प्रयोग अपन बीज बुआई से पहले करते हैं वो क्या कहलाएंगे? बीज बुआई वाले। और इसमें आता कौन है? एक ही आता है इसमें, और वो भी कौन आता है? ध्यान रखना, वो आएगा फ्लूक्लोरोलिन। कौन आएगा? फ्लूक्लोरोलिन। नंबर दो की बात करें तो वो आता है कि बीज बुआई के बाद, बीज बुआई के बाद, बीज बुआई के बाद वह अंकुरन से पूर्व, अंकुरन से पूर्व। दूसरा अंकुरन से पूर्व वो कौन सा आता है? वो आते हैं एट्राजिन, सीमाजिन और पेंडी मेथालिन। कौन सा आएंगे? पेंडी मेथालिन आएंगे। तीसरा जो आता है ये आता है, अपन बोल सकते हैं कि खड़ी फसल में, खड़ी फसल में प्रयोग। तो खड़ी फसल में अपन बात करेंगे तो वो कौन सा आएगा? वो आता है आइसोप्रोटोरॉन। कौन सा आएगा? आइसोप्रोटोरॉन आएगा। और नंबर चार पे जो आता है लेबाई। लेबाई यानी फसल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें कौन सा आता है? 2,4-D। कौन सा आता है? 2,4-D। तो इस तरह से प्रयोग करने का समय है शाकनाशी रसायनों को चार। ये बीज बुआई से पूर्व है, बीज बुआई के बाद अंकुरन से पूर्व है, या अंकुरन के बाद में बोल सकते हैं खड़ी फसल में, या लेबाई के रूप में, इस तरह से है। तो यह हो गया इनका। अगले अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है अगला क्वेश्चन है अपना कि मृदा सक्रिय
और पत्र सक्रिय, यानी मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय में क्या अंतर है? भाई ऐसे शाकनाशी रसायन जिनका प्रयोग मृदा में करते हैं मृदा सक्रिय, और ऐसे शाकनाशी रसायन जिनका प्रयोग पौधे की पत्तियों पर करते हैं तो पत्र सक्रिय हो गया। अगला, फसल और खरपतवार संबंध के आधार पर, फसल व खरपतवार संबंध के आधार पर खरपतवारों को उदाहरण सहित समझाइए। वर्गीकरण है तो आपको मैं सिंपल यही बता दूं। पहला होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष फसल के साथ उगने वाले सभी अवांछित पौधे। दूसरा होता है सापेक्ष, फसल के साथ में उगने वाली दूसरी फसल का पौधा। तीसरा होता है अवांछित, अवांछित फसल के साथ उगने वाले मुख्य किस्म के साथ उगने वाली दूसरी किस्म का पौधा। अगला होता है नकलची, मुख्य फसल के साथ में उगने वाला ऐसा अन्य खरपतवार जो रंग रूप और आकृति में मुख्य फसल के क्या हो, समान हो, नकलची हो गए। उसके बाद में आता है परजीवी, ऐसे खरपतवार जो मुख्य फसल से क्या करते हैं, जड़ तनु से भोजन ग्रहण करने का कार्य करते हैं, परजीवी। एक होता है जलवायु विशेष, जलवायु विशेष यानी जलवायु के अनुसार उगने वाले पौधे, जैसे ठंडी जलवायु में काशनी का पौधा उगना, ठीक है। तो ये हो गया किसके आधार पे हो गया, फसल संबंध के आधार पर खरपतवारों का क्या हो गया, वर्गीकरण। इसकी बात करें उदाहरण की, इसमें सभी खरपतवार बथुआ कोई भी ले लो, इसमें गेहूं के साथ में चने का पौधा उगना, इसमें गेहूं की लोकवन किस्म में अपन बोल सकते हैं सोनालिका का एक या दो या जितनी पौधे उगना। नकलची गेहूं के खेत में गेहूं सा उगना, ये अपन बोलेंगे रिजगा में अमरबेल का उगना, और इसमें मैंने बता दिया ठंडी जलवायु में कासनी का उगना। अगले क्वेश्चन और कौन कौन से संभावित क्वेश्चन है इसमें, तो अगला जो क्वेश्चन है संभावित देखिए, खरपतवारों की 3 विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए। खरपतवार की 3 विशेषता, जड़ें अधिक गहरी होना, जड़ें अधिक गहरी होना पहली बात है ये, बीजों का अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन, ठीक है। और तीसरा बीजों की जीवन क्षमता अधिक है, बीजों की जीवन क्षमता अधिक है, बीजों की जीवन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, यह विशेषता। खरपतवारों का वानस्पतिक गुणन पर टिप्पणी करिए। वानस्पतिक गुणन किस किस के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होगा, कंद के द्वारा होगा, तने के द्वारा होगा, बल्ब के द्वारा होगा, ठीक है। अंतःभूजतारी, भूजतारी, सप्रस, इन सब के द्वारा होता है, तो वो हो गया। मृदा सोरीकरण किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मृदा सोरीकरण यानी भूमि की ऊपरी परत पर अपन पॉलीथीन बिछा देंगे गर्मियों के समय में, और पॉलीथीन बिछाने से यहाँ भूमि का जो तापमान है ये 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा। जो सामान्य तापमान है उससे ज्यादा क्या हो जाएगा तापमान, जिसके कारण खरपतवार के जो पौधे हैं या बीज है वो पीले पड़कर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, या खरपतवार को बीजों में जो भ्रूण क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये क्या करता है, सोरीकरण। रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लाभ और हानियां, ठीक है। लाभ तो क्या होते हैं, बरसात के समय में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, बड़े क्षेत्र में एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, नकलची खरपतवारों को भी नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई लाभ। हानि पूछे भाई, इससे मृदा में विपरीत प्रभाव डलता है, मृदा की उर्वरक क्षमता क्या होती है, कमजोर, छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है, छोटे क्षेत्र। और किसान को इन रसायनों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, यानी कौन सा वर्णनात्मक है, कौन सा अवर्णनात्मक, मृदा सक्रिय है, प्रतर सक्रिय, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ये तो पूरी फसल भी नष्ट हो सकती है। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण भाई साहब 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वर्षीय, ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र क्या होता है, 1 वर्ष होता है, उसी वर्ष अंकुरित होंगे, वृद्धि और विकास करेंगे, बीजों का जीवन चक्र, अपना जीवन चक्र समाप्त करके बीजों का उत्पादन करके समाप्त कर लेंगे। दूसरा होता है द्विबीजपत्री, सॉरी द्विवर्षीय, ऐसे खरपतवार जो क्या करते हैं, 1 साल तो अंकुरित होते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं, दूसरे साल बीजों का उत्पादन करके अपना जीवन का चक्र क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तीसरा होता है बहुवर्षीय, ऐसे खरपतवार कई सालों तक वृद्धि और विकास करते रहते हैं और अपना जीवन चक्र कई सालों बाद में क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, क्या कहलाएंगे, बहुवर्षीय खरपतवार। उदाहरण पूछे, ये 2 प्रकार का होता है, एक तो रब्बी और एक खरीफ। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है साक्य, एक होता है काष्ठीय, ठीक है। साक्य में अमरबेल आएगा, काष्ठीय में झड़बेरी आएगी, रब्बी में अपन बोल सकते हैं बथुआ, खरीफ में जंगली चौलाई, और इसमें कौन कौन से आते हैं, जंगली गोभी, जंगली गाजर, ठीक है। ये इसके उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं शायद आप पूरे समझ गए होंगे।
और आपको जो मैंने बताया है उनमें से रूबरू आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, बेहतर लगी है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनसे उनके भी बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सके। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।